हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। और क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, आप बताइए क्या क्या बढ़िया। हाल है। अच्छा, ये बताइए, लास्ट टाइम जो क्लास ली थी मैंने, किस पे ली थी? पॉलिटिकल साइंस की। लास्ट टाइम आपने मैम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। चलिए, बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कॉम्पोजिशन होता है? 31 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। 31 जजेस जो है वो कॉम्पोजिशन है। ओके। उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 30 जजेस होंगे, ठीक है? तो वो 31 ऐसे टोटल होता है। ओके मैम। ठीक है, आगे एक बताइए। ओके ओके। और जुरिडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, के। अच्छा ये बताइए, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनकी रिटायरिंग एज? 65 ईयर्स। मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो सकते हैं या उन्हें हटा दिया जा सकता है, कौन से हैं वो? फर्स्ट इज रेजिग्नेशन हम्म। एंड सेकंड इज इम्पीचमेंट। ओके। अब मुझे ये बताइए, ज्यूरिसडिक्शन कौन से हैं इनके तीन? जी। अच्छा अच्छा, कितने होते हैं? जी। 4 होते हैं मैम जुरिडिक्शन। फोर नहीं, थ्री ज्यूरिसडिक्शन। थ्री। हाँ, कौन कौन से? ओरिजिनल, एप्लेट्स, एडवाइजरी। ठीक है। ओरिजिनल, क्या होता है ओरिजिनल? ओरिजिनल में मैम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज में अगर किन्हीं कोई भी दो स्टेट में कोई इशू होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एपिलेट। क्या क्या एपिलेट। मैम? एपिलेट एपलेट। ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट में मीन्स अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वहां से अगर जो हमारा केस का जो फैसला मिला है उससे अगर क्लाइंट खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। एडवाइजरी। एडवाइजरी मीन्स प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से। और जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं तो वो कंपलसरी होते हैं उनके लिए, या इट्स नॉट कंपलसरी? जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी है, तो प्रेसिडेंट उसे लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये उनकी मर्जी है या उन पे फोर्स्ड होता है कि उन्हें लागू करना होता है? नहीं, ये उनकी मर्जी है प्रेसिडेंट की। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइए, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस एंड द बिफोर द। हेलो। हेलो। जी, अब बोलिए, हेबियस हाँ कॉर्पस। मैम। प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट हाँ, क्या बिफोर द मतलब? मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। अच्छा, ठीक है। और मैंडमस? मैंडमस कमांड करना और किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से कमांड करना कि वो अपने फंक्शन को सही से परफॉर्म करे। ठीक है। प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन की अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने दायरे से आगे निकल के कोई काम करता है तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट से जो है प्रोहिबिट कर सकता है प्रोहिबिशन कि ये तुम्हारे हक की बात नहीं है, इसे हम संभालेंगे। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल बताया था इसका, कौन सा एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल साउथ में कावेरी रिवर का जो वाटर इशू है उसका था। ठीक है। देन क्यो वारंटो? क्यू वारंटो में ये कोर्ट को ये हक है कि वो चेक कर सकता है कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी किस तरह कि वो अपनी ड्यूटी ये जो जिस पोस्ट पर है उसके काबिल है या नहीं है। एंड सर्शियोररी? सर छोड़ली हाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऑर्डर दे सकता है किसी भी केस को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए। ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया था इसमें ये लिखवाया था हायर कोर्ट्स, तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। दोनों, प्रोहिबिशन और सर्शियोररी, मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, इशूड बाय हायर कोर्ट। यस मैम, हायर कोर्ट हाँ। ऑर्डर्स लोअर कोर्ट। तो यहाँ पे हायर कोर्ट, हाई कोर्ट भी हो सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, केस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी? 86। गलत। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में?
42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, कौन सी कमिटी लेकर आई थी इसे? 86 में राइट टू एजुकेशन हुआ था। हाँ, अच्छा, कौन सी इससे कमिटी लेकर आई थी? सोरेन सोरेन सिंह कमेटी। क्या टाइम चल रहा था उस टाइम? क्या हो उस रहा था टाइम इंडिया में? इमरजेंसी इंडिया में लगी हुई थी, 1975 से 77 तक जो लगी थी उसके बीच का वक्त था। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें से दो राइट्स होते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम भी नहीं हटाए जाते, वो कौन से राइट्स होते हैं? हम सेक्शन 20 एंड 21 में आते हैं। सेक्शन 20 नहीं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। यस मैम, आर्टिकल 20 एंड 21। क्या होते हैं 20 एंड 21? आर्टिकल 20 क्या होता है? राइट टू अपील। आर्टिकल 20। go Supreme Court to have FR 20 and 21 self defense। गलत लिखा है आपने, मैंने आपको ये लैंग्वेज बताई नहीं है। 21 मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, एंड 20 मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, अरेस्ट से। कन्विक्शन। और 21 मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अच्छा बताइए, पार्ट 8 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 8 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनियन टेरिटरीज। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना? यस मैम। तो उसमें भी ऐसी बुक्स लेके जाएंगे क्या साथ में कि पेज टर्न कर करके देखेंगे? नहीं मैम, अभी ये है कि घर पे जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसकी कंपटीशन एग्जाम्स की, क्योंकि अच्छा। हमारे एग्जाम जो है वो मार्च में है। 6 को हमारा फर्स्ट एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा चलिए ये बताइए कि WTO का सेंटर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? न्यूयॉर्क। गलत। जेनेवा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि UN के कितने ऑर्गन्स हैं? यूनाइटेड नेशंस। क्या मैम? यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन। बताइए जरा। जनरल असेंबली, हम्म सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल, हम्म इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अच्छा, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था? क्या था? हाँ मैम, ये जो था कॉलोनियल रूल के लिए था। जो कॉलोनीज थी कुछ कंट्रीज की, उनके लिए था, उनके लिए रूल थे इसमें। लेकिन जब कॉलोनीज खत्म हो गई तो इसे एबोलिश कर दिया गया 1990 में। ठीक है, अच्छा ये बताइए जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स होते हैं? अच्छा, जनरल असेंबली में जनरल असेंबली के मेंबर्स 195। 195। ठीक है, और ये बताइए कि सिक्योरिटी काउंसिल? 15। आवाज कट रही है आपकी मैम, दोबारा बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? हेलो। 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो कब तक के लिए होते हैं? 2 years। 2 years। और परमानेंट मेंबर्स के नाम बताना जरा। मैम USA, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड वन मोर, चाइना। ठीक है, अच्छा मुझे चाइना है? हाँ है मैम, चाइना है ये। हाँ है। हाँ मैम, इसमें एक नाटो पावर होती है UN के थ्रू, उसके बारे में मैम
कुछ नाटो बताइए। नहीं, वीटो पावर होती है। अच्छा वीटो। हाँ, वीटो पावर होती है। वीटो पावर ये होती है कि जो परमानेंट 5 ही आपके मेंबर्स है ना, जी। उनके पास जो पावर होती है यूएन में, उसको नाम दिया गया है वीटो पावर। ठीक है, मैं आपको ओके। समझा देती हूँ ये क्या होती है। अब जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई इशू उठा, ठीक है, जी। अब उस इशू को डिस्कस करेंगे पूरे 15 के 15 मेंबर्स। ठीक है, ओके। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि सीरिया में जो चल रहा है अभी, ठीक है, ओके। उसका जो है इशू उठता है सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमें सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्हें हटा देना चाहिए और यूएन की फोर्सेस लगा देनी चाहिए। ठीक है, ओके। ये इशू डिस्कस हो रहा है वहां पर। अब जो 15 मेंबर्स हैं वो लोग वोट करेंगे कि लगना चाहिए यूएन के फोर्सेस या नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ओके। तो हर कंट्री यानी कि 10 जो नॉन परमानेंट होंगे और 5 जो परमानेंट है वो वोट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ओके। अब यस मैम। 10 जो नॉन परमानेंट है उन्होंने कहा लगनी चाहिए, और 5 में से 4 जो परमानेंट मेंबर है उन्होंने भी कहा लगनी चाहिए। सिर्फ एक कंट्री ने कह दिया नहीं लगनी चाहिए, उसने वीटो पास कर दिया। उस वीटो से क्या होगा कि वो पूरा जो मसला है वो वहीं रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर मीन्स कोई, अगर हाँ, अगर कोई भी एक कंट्री किसी भी इश्यू पे वीटो कर देती है तो वो जो भी डिसीजंस बाकियों ने लिया होता है वो वहीं खत्म हो जाता है, वो डिसीजन माननीय नहीं है। ठीक है, ओके वीटो मीन्स अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हो गई। जो भी आप डिस्कशन हो रही होगी वहां पे जिस भी इश्यू पे। ठीक है, ओके। तो इसीलिए कहते हैं उनके पास ये वीटो पावर होता है कि अगर कोई भी एक परमानेंट मेंबर वीटो कह देता है कि इस इशू पे मेरा वीटो है, तो वो वही कैंसिल हो जाता है। अगर जैसे 15 में से 14 लोगों ने कहा कि होना चाहिए और एक परमानेंट ने कह दिया नहीं होना चाहिए, तो उस एक का वोट इतना हैवी या इतना भारी होता है कि बाकी 14 के 14 वोट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, ओके मैम। समझ अभी में आ मैम गया? जब जी। जी मैम जब यूएस ने ये अफगानिस्तान पे जब वार इराक और अफगानिस्तान से पहले अफगानिस्तान उसके बाद इराक पे जब अटैक किया था तो यूएन में ये टॉपिक डिस्कस किया गया था। तो क्या ये परमानेंट मेंबर्स इसके लिए, तो मुझे ये पता चला था कि बाकी मेंबर्स जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है और यूएस जो है वो चाहता है अटैक करना, जबकि बाकी मेंबर इसके साथ नहीं है। तो हाँ, वीटो पावर की वजह से यूएस को हक था कि वो कर सकता था उस पर लीगली। देखो जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर पावरफुल मेंबर्स। ठीक है, उन्हीं लोगों ने ये यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करा है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में जाते हो तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो डिवीजन ऑफ 2 ग्रुप्स में डिवीजन था। एक जो थे वो Yes. अलाइड थे, एक थे एक्सिस पावर्स। ठीक है, जी जी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, डिवीजन ऑफ पावर हो गया था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, है ना। जी। तो यूएस जो है ये इतनी पावरफुल कंट्रीज हैं कि अगर ये कोई भी डिसीजन लेती है तो बाकियों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है और ये अपने साथ जो बाकी के 4 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें हमेशा अपने साथ रख के चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यूएस के खिलाफ जो है वो रशिया चला जाता है, वो वीटो कर देता है। तो अगर कभी यूएस का कोई प्लान है जिसे रशिया वीटो कर देता है? जैसे ये हुआ था ना अभी रिसेंटली ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, ठीक है ना, कहाँ? ईरान ईरान। अच्छा जी। तो जब ईरान के न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला तो अमेरिका ने कहा कि हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ठीक है ना, जी, प्रतिबंध जिसे आप कहते हो हिंदी में, वो लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो रशिया एक ऐसी कंट्री था परमानेंट पावर जिसने बोला था कि नहीं हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रशिया ने मना कर दिया था, वीटो कर दिया था कि ये नहीं होगा। उसके बाद दोबारा मीटिंग्स चली एंड फिर फाइनली रशिया ने जो है अपना वीटो वापस ले लिया था अगली बार जब हुई मीटिंग्स। तो इसीलिए इराक के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, जिसकी वजह से उसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गया था और ईरान की जो मनी वैल्यू है वो भी बहुत गिर गई थी, ईरान की करेंसी वैल्यू, जिसकी वजह से अब ईरान ने कहा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसे ईरान ने ये
अथॉरिटी दे दी है कि वो उनके न्यूक्लियर पावर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये इशू था, ओके। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है, यूएनओ में परमानेंट मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो लोग, मतलब किस कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाएंगे वो? देखो, जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था तो ये 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताई है कि इसकी परमानेंट मेंबर्स यही हैं और यही रहेंगी, क्योंकि यही कंट्रीज थी जो वॉर में इन्वॉल्व थी, और इन्हीं कंट्रीज ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी खतरनाक तबाही मची थी कि इन लोगों ने सोचा कि अब हमें एक ऐसी पीस ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो आगे के लिए काम कर सके, आगे ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। एक क्वेश्चन है मैम, इंडिया भी उसमें से फाउंडर मेंबर था पर इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बना, और चाइना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई पार्ट नहीं लिया था, फिर भी वो परमानेंट मेंबर बन गया। इंडिया फाउंडर मेंबर कब था यूएन का? उसमें दे रखते हैं मैम, बराबर देते हैं बुक्स में, नोट्स में बराबर फाउंडिंग मेंबर दिखाते हैं। फाउंडर मेंबर ऑफ नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर था इंडिया, फाउंडर मेंबर ऑफ नैम, यूएन का मेंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस टाइम यूएन बना है उस टाइम इंडिया खुद एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और इंडिया से सोल्जर्स भेजे जाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो वो इंडिया के सोल्जर्स नहीं कहलाते थे, वो ब्रिटिश आर्मी कहलाते थे। ओके मैम। एंड मैम चाइना का, उसने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई पार्ट ही नहीं लिया था। सी, चाइना ने लिया था, वो बैक सपोर्ट कर रहे थे यूएस को। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। अच्छा, तो चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए? पार्लियामेंट्री सिस्टम कराया मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने आर्टिकल बताया था आपको। आर्टिकल 163। 163 स्टेट है, स्टेट से रिलेटेड है। ओके ओके। हाँ, तो मैं आर्टिकल 74 एंड 75। हाँ ठीक है, और फीचर बताइएगा जरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, क्या मैम? पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स बताइएगा। मैम, ये नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैबिनेट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। एंड इट्स कैबिनेट, यस। एंड पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अच्छा, क्या मतलब होता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी का? मतलब सोच एक जैसी होगी तभी एक पार्टी फॉर्म होगी। राजनीतिक सोच एक जैसी होगी। ओके ओके। फिर बताइए, 4 और है। डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम। अच्छा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में होंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका कैबिनेट का लीडर होगा। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। मतलब बताइए। मतलब जो भी पार्टी जो भी डिसाइड करेगी या जो प्लान या जो भी पॉलिटिकल एडवाइसेस है वो सीक्रेट रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाई कोर्ट। ओके। हाई कोर्ट, और ये आर्टिकल 214 है इसका।